तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो एनिमल किंगडम में पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसको देख रहे थे थोड़ा सा अभी। तो सिमेट्री में मैंने आपको बताया, फिर बताया आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक किस बेसिस पर कहा जाता है। फिर मैंने आपको बता ही रही थी कि सीलोम का डेवलपमेंट, अब आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक्चुअली, इसीलिए मैंने कई बार इसका नाम ले लिया। तो देखिए अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो सीलोम है क्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको जब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया, या मैंने आपको जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया कि देखिए एक सेल का जाइगोट होता है, ये एक सेल का जाइगोट है, ये आगे डेवलप करता है। ये जाइगोट जो है वो मारूला बनाता है, ब्लास्टूला बनाता है, और ब्लास्टूला स्टेज का ही मैंने आपको बताया कि मोरूला स्टेज में तो जो सेल्स होती हैं बस एक मलबेरी लाइक ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, और वो इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाकर रहती हैं। फिर लेकिन यही सेल्स जो हैं वो मूवमेंट करती हैं, और सेल का मूवमेंट से अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है कि बीच में एक कैविटी बन जाती है, और इसी कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। और इस कैविटी की जो ओपनिंग होती है, इसी कैविटी की ओपनिंग को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ये ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप हुआ तो कह दिया कि ये ग्रुप जो है ये किस में रखा जाएगा, ड्यूटेरोस्टोम में। अगर यही ब्लास्टोपोर ओपनिंग जो है ये किस में डेवलप हुई, ये माउथ में डेवलप हुई, तो इसी को बोल देंगे कि ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, ये प्रोटोस्टोम होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ यही बात मैं आपको फिर से क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये बात फिर से कि देखिए ये तो चलिए मैंने आपको बताया कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम की बात मैंने आपको बता दी। देखिए यहाँ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेटा देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लास्टुला स्टेज, तो ब्लास्टुला स्टेज के बाद गैस्ट्रुला आती है, फिर जर्म लेयर्स बनती हैं। तो जर्म लेयर्स जब बनती हैं तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनती है। अब उस एक्टोडर्म और एंडोडर्म को तो आप देखिए समझ पा रहे हैं, बाहर की तरफ एक्टोडर्म सिर्फ एक समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है। अंदर की तरफ समझ लीजिए हो गई एंडोडर्म हो गई। तो इनके बीच में भी लेयर सेल का ऐसा अरेंजमेंट होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो नई नई बन रही हुई सेल्स होती हैं वो एक मीजोडर्म लेयर बनाती हैं। अब ये मीजोडर्म लेयर क्या करती है कि ये जो स्पेस डेवलप हो रहा था, ये जो ब्लास्टोसील स्पेस है, एक्चुअली यही सीलोम बनाता है। तो ये जो ब्लास्टोसील वाला जो स्पेस है, ये जब, या ब्लास्टोसील तो देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होती है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सीलोम की, तो सीलोम वो कैविटी है जो एडल्ट स्टेज में पाई जाती है, जब एनिमल का पूरा बॉडी फॉर्म डेवलप हो चुका है, वो पूरा डेवलप हो चुका है, उस टाइम पर सीलोम बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो देखिए इसीलिए जब इसे इसी से रिलेट करके आप समझेंगे सीलोम को कि इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आप समझेंगे कि हमारा जो बॉडी प्लान है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये कोई एक ह्यूमन है। ठीक है। ये एक ह्यूमन है। ठीक है। इस ह्यूमन का अब हमने बना दिया, बाहर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बॉडी वॉल उसकी केवल बना रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये उसकी हमने बॉडी वॉल बना दी। फिर इसी तरीके से एक ह्यूमन है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी ही होगी। ठीक है। चलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल बना दी, यहाँ से माउथ से लिया और ऐसे ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, ये बनाए वो बनाए, और ये इसकी समझ लीजिए ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए इसकी इसकी बॉडी में और कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं मानने को कह रही हूँ ना आपको, तो बाहर की तरफ बॉडी वॉल है और अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल है। इसके बाद जो स्पेस बच रहा है ना, ये जो पूरा स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, इसी स्पेस को, इसी कैविटी को बोलते हैं, ये नीचे नहीं होगी, थोड़ा सा ये यहाँ पर नहीं होगी, ये यहाँ पर नहीं होगी, ये जो स्पेस बचेगा यहाँ पर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, ये जो स्पेस बचेगा, इसी एम्प्टी स्पेस को सीलोम कहते हैं। तो इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि सीलोम क्या है, तो सीलोम एक एम्प्टी स्पेस है, कैविटी है। और कहाँ है वो कैविटी, वो स्पेस किन दो चीज़ों से घिरी हुई है, तो अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल है और बाहर की तरफ उस स्पेस की क्या है, बॉडी वॉल है। ठीक है। और तीसरी क्या इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सीलोम होगी
ये हमेशा मेसोडर्म से लाइंड होगी। अब लाइंड बाय मेसोडर्म जो है, वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो वही जो मैंने आपको बताया, तो मान लीजिए कि ये क्या है, बॉडी वॉल हो गई। ठीक है बेटा? समझ लीजिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हो गई, ये हो गई सबसे बाहर की तरफ बॉडी वॉल हो गई। ठीक है? और अंदर की तरफ ये क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो अब जो स्पेस दिख रहा है वो तो सीलोम है, लेकिन ये ट्रू सीलोम नहीं होगा। ये जो स्पेस बीच में ये जो दिख रहा है स्पेस, ये स्पेस ट्रू सीलोम नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक ये स्पेस कवर्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट स्पेस है ये। तो ये स्पेस जो है, इस तरीके का डेवलपमेंट होता है कि देखिए ये ऐसा स्पेस होता है। जो बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म की लेयर है इसमें, और इसके ऊपर जो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर भी ये मेसोडर्म से लाइंड होता है। तो इस वजह से ये जो मेसोडर्म लेयर है, ये मेसोडर्म लेयर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को भी कवर करती है, और ये जो मेसोडर्म लेयर है ये जस्ट बॉडी वॉल के नीचे भी पाई जाती है। तभी इसको कहते हैं पेरिटोनियम नाम दिया जाता है, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। विसरल मतलब ऑर्गन, ऑर्गन के ऊपर जो है तो विसरल हो गई, और जो ये यहाँ जस्ट बॉडी वॉल के नीचे है तो ये पेराइटल पेरिटोनियम हो गई। तो वो आपको भले याद ना रहे कि मेसोडर्म की जो ये 2 लेयर हैं, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। तो जो ऑर्गन के ऊपर है वो विसरल है, और जो बॉडी वॉल के नीचे है वो पेराइटल है। लेकिन ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि सीलोम केवल उसी कैविटी को तभी मानेंगे, ये ही स्पेस सीलोम है, जब ये क्या है, यहाँ तो ये पहले बात तो ये खाली स्पेस है जिसमें कि सीलोमिक फ्लूइड भरा रहेगा, और ये मेसोडर्म से लाइंड रहेगा। ठीक है? और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ही ये स्पेस प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सीलोम के बारे में बताया। ये जो कंडीशन आपको बताई मैंने, ये ट्रू सीलोम की कंडीशन बताई। और जिन एनिमल फाइलम में ट्रू सीलोम पाई जाती है उन्हें सीलोमेट्स कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल हो गए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इनमें क्या होता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। अब स्यूडो सीलोम की बात आई, तो स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स सीलोम होने का मतलब क्या हुआ, कि फॉल्स सिलोम होने का मतलब है कि बॉडी कैविटी तो है, यानी कि ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस तो है, लेकिन ये मेसोडर्म से लाइन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनली सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम एस्केल्मेंस में ऐसा होता है। ठीक है? और कभी ऐसा होता है कि ये स्पेस है ही नहीं, ये पूरा स्पेस यहाँ पूरी तरीके से सेल्स भरी हुई हैं, इस पूरे स्पेस में सेल्स भरी हुई हैं, तो ये स्पेस रह ही नहीं जाएगा। ये कंडीशन असीलोमेट कंडीशन होती है, नो सीलोम। तो इसे कहते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ। केवल एक ऐसा फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थ जिसमें असीलोमेट कंडीशन पाई जाती है। केवल एक ऐसा फाइलम है स्यूडोसिलोमेट एस्केल्मिन्थ जिसमें पाया जाता है स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। और उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा सभी में सीलोमेट कंडीशन पाई जाती है। आई होप आप ये डिस्कशन समझ पाए होंगे। सीलोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सीनियर क्लासेस में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत डिस्कशन आपको मिलता है। देखिए फिर इसके बाद सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया ही था कि जब एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों ही तरफ सेगमेंटेशन होता है, तो इसे कहते हैं। और नोटोकॉट मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर एनिमल की बॉडी में, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, या बॉडी के किसी एक हिस्से में प्रेजेंट है, किसी एक रीजन में, जैसे केवल हेड रीजन में प्रेजेंट है तो भी, केवल टेल रीजन में प्रेजेंट है तो भी हम कहेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और कॉर्ड प्रेजेंट है, कॉर्ड बियरिंग है, तो वही हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मीन्स कॉर्ड बियरिंग। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया और सिलोम का एक्सप्लेनेशन बताया, तो उस सभी को हम जब कलेक्टिवली इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ लेते हैं, तो हमें जो है वो एक ये डिस्कशन जो है ये वाला यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये मिलता है। देखिए बेटा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एनिमेलिया किंगडम है, मल्टी सेलुलर्स होते हैं ये सभी। और देखिए सेलुलर लेवल जो है आपको कहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक पोरीफेरा में मिल रहा है। फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें देखिए टिश्यू लेवल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। तो देखिए सीलेंट्रेटा को आप देखोगे तो सीलेंट्रेटा में आपको टिश्यू लेवल का ही मिलता है, सीलेंट्रेटा में भी और टिनोफेरा में ही। फिर आपको प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल का क्लासिफिकेशन मिलता है, और ये जितने भी आपको फाइलम दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऑर्गन सिस्टम वाले हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो है वो ऑर्गन लेवल है, और टिनोफोरा और सीलेंट्रेटा जो है वो टिश्यू लेवल वाले हैं। और इसके पहले जो
पोरीफेरा था वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चंस जो है वो आप बताइएगा। फिर इस तरीके से आगे एक डिस्कशन है सिमेट्री का। तो सिमेट्री भी आप देखोगे तो रेडियल सिमेट्री जनरली आपको सिर्फ सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में और टिनोफोरा में दिखाई देती है। बाकी सभी में यानी प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा में सभी में कौन सी सिमेट्री आप देख पा रहे हो, बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म इस शेप का है तो इसे आप यहाँ से भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या इसे ऐसे भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या इसे ऐसे भी आप दो पार्ट में, ये वाला तो ठीक से डिवाइड नहीं हुआ है तो, या अगर आप इसे इस तरह से है ऐसे भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। एक एक एंगल ये है, ऐसे बहुत सारे एंगल मिल रहे हैं। तो ऐसी सिमेट्री अगर होती है यानी कि एनिमल इस तरीके का है कि उसकी बॉडी में ऐसे बहुत से प्लेन्स मिलते हैं कि उसकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, तो कहा जाता है रेडियल सिमेट्री है, जो हमें सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में देखने को मिलती है। लेकिन मोस्टली जो हमें सिमेट्री देखने को मिलती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि एनिमल की बॉडी कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होता है जिससे कि उसकी बॉडी को, जैसे ये एक एनिमल की बॉडी है और इसे हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये एक एंगल ही मिलेगा जिससे कि इसकी बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी होगी और हर जो मेजर इसके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी का प्रेजेंटेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके की अगर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है कि उसकी बॉडी में केवल एक ही ऐसा प्लेन मिल रहा है कि उसकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, तो इस टाइप की सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है। और मोस्टली एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स हैं प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी में आप देखोगे, यहाँ बेटा 2 बार एकानोडर्मिटा हो गया है, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा कि एक ही बार है ये। तो ये सभी इस तरह से इन सभी में जो है, इन सभी में कैसी सिमेट्री पाई जाती है, प्लैटीहेल्मिन्थ भी इसमें आता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो मोस्टली आप ये समझिए कि सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री है और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री हो सकती है, जैसे कि स्टारफिश है, तो ये स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री हो सकती है। लेकिन ये मेंबर है एकानोडर्मिटा का, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मेंबर में, कभी-कभी ऐसा होता है कोई-कोई एनिमल भी हो सकता है, अलग होता है एनिमल। देखिए जनरली तो एनिमल किंगडम में बायलैटरल सिमेट्री ही पाई जाती है और पूरे किंगडम को हम रखते हैं तो सिर्फ रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा फाइलम में हमें मिलती है एनिमल किंगडम के। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो इन फाइलम के हों, लेकिन उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाए, तो वो कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं बस। ठीक है, तो ये आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और साथ ही साथ सीलोमेट की कंडीशन, सीलोम कैसी पाई जा रही है, इस बेसिस पर ये जो क्लासिफिकेशन का टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, ये मैंने आपको समझाया है और इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो लास्ट में आप यहाँ मैंने आपको बता रही थी मैं आपको कि यहाँ पर आप एक जो देख रहे हो हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा की जो पोजीशन है बेटा वो बहुत ही डिस्प्यूटेड है। कभी आपको मिलेगा कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा आप नीचे आके देख रहे हैं ना, फाइलम कॉर्डेटा, इसी का एक सब फाइलम है। कहीं आपको ऐसा डिस्कशन मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा कि हेमिकॉर्डेटा भी क्या है, एक क्या है, फाइलम है। वो एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। और कहीं आपको मिलेगा कि ये एक अलग से फाइलम नहीं है हेमिकॉर्डेटा, बल्कि ये क्या है, कॉर्डेटा का सब फाइलम है। तो दोनों तरीके से इसे आपको समझ लेना है, डिस्प्यूटेड पोजीशन है इसकी। ठीक है? तो यहाँ हम देखिए क्यों ऐसा कहा जाता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्यों हमें कॉर्डेटा की जो पोजीशन है वो डिस्प्यूटेड क्यों है। तो देखिए अब हम यहाँ कॉर्डेटा को देखते हैं। कॉर्डेटा वर्ड का मतलब है कॉर्ड बियरिंग, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर एनिमल की पूरी बॉडी में या तो होती है या उसके बॉडी के किसी एक रीजन में ही हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है? तो ये हो गया आपका, जिसमें इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर एनिमल की बॉडी में पाया जाता है, तो ये कंडीशन कॉर्डेटा कहलाती है। कॉर्ड बेयरिंग नोटोकॉर्ड जिनमें होती है उन्हें कहते हैं। तो कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये आपको पहले पुराने
उसमें बताया था लेक्चर 1 में, वहाँ मैंने आपको बताया था आसिलोमेटा, सीरोसिलोमेटा, यूसिलोमेटा, ये सब मैंने आपको समझाया है। देखिए फेट ऑफ ब्लास्टोपोर मैंने आपको बताया, ब्लास्टोपोर के बारे में बताया कि जब पहले मॉरुला स्टेज होती है तो क्या होता है, सॉलिड मॉस ऑफ सेल्स होता है। जाइगोट, सिंगल सेल का जाइगोट डिवाइड करके मॉरुला बनाता है। एक सेल का जाइगोट होता है, डिवीज़न के बाद बहुत सारी सेल्स जो हैं वो मॉस उसका एक सॉलिड मॉस बनाती हैं। फिर लेकिन क्या होता है, ये सेल इस तरीके से मूव करती हैं कि उनमें एक कैविटी डेवलप हो जाती है, वो कैविटी ब्लास्टोपोर कहलाती है। और ये जो कैविटी का माउथ है, कैविटी इस कैविटी का नाम तो ब्लास्टोसील होता है, और कैविटी का जो माउथ ओपनिंग होता है इसी को ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो ये ब्लास्टोपोर माउथ भी बना सकता है, ये ब्लास्टोपोर एनस भी बना सकता है। अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है, देखिए ब्लास्टोपोर क्या है ये आप समझ गए होंगे कि जब मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है। ब्लास्टुला स्टेज में सेल्स जो हैं वो इस तरीके से मूव कर रही होती हैं, सारी सेल्स इस तरीके से मूव कर जाती हैं कि बीच में एक स्पेस बन गया, एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को कहा ब्लास्टोसील और इसकी ओपनिंग को माउथ ओपनिंग को कहा ब्लास्टोपोर। अगर ये आगे चलकर ये ब्लास्टोपोर जो है माउथ बनाया तो वो एनिमल ग्रुप प्रोटोस्टोमिया कहलाता है, और अगर उसने एनस बनाया तो वो एनिमल ग्रुप ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाता है। और ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जाम्पल हैं काइनोडर्मेटा और कॉर्डिटा, केवल इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है वो प्रोटोस्टोमिया के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जो ब्लास्टोपोर है उससे एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जैसे एनिमल्स डेवलप होते हैं, यानी कि ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में डेवलप होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी यहाँ आपको लग रहा होगा फेट ऑफ ब्लास्टोपोर कितना आसान सा है कि जब इसने माउथ बना दिया तो प्रोटोस्टोमिया कह दिया, और एग्जाम्पल इसका हो गया माँ, इसका एग्जाम्पल हो गया मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। फिर ड्यूट्रोस्टोमिया हो गया, तो DCEECD जैसे भी करके आप याद करें तो याद कर लीजिए। ड्यूट्रोस्टोमिया का एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा फाइलम है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा किंगडम को भी डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको बता रही थी कॉर्डेटा जो आपकी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का मैं आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जो मैंने आपको लिया है। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, तो जब मैंने आपको एनिमल किंगडम का एग्जांपल बताया था तो बताया था एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। फिर हेमिकॉर्डेटा को यहाँ पर क्या रखा गया है, एक अलग से फाइलम ही माना गया है एनसीईआरटी में, तो आप उसी को लेकर चलेंगे। और फिर ये कॉर्डेटा है, देखिए कॉर्ड की वजह से ही इसे कह रहे थे। अब हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है कि इसके एनिमल जो है, इसके एनिमल की बॉडी के कुछ पोर्शन में ही, जैसे उसके कुछ रीजन में ही कॉर्ड पाई जाती है, या उसके एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में ही केवल दिखाई देती है, पूरे समय नहीं दिखाई देती, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। कॉर्ड तो है लेकिन या तो पूरी स्टेज में, लाइफ के हर एक स्टेज में नहीं दिखाई देती है, या बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक रीजन में नहीं दिखाई देती, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा को जो है वो अलग रखा गया है। जब मैं आपको हेमिकॉर्डेटा पढ़ाऊंगी डिटेल में तो और बताऊंगी इसके बारे में। और इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को जो है उसे इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम कॉर्डेटा, फिर इसके बाद आगे बढ़ के जब हम कॉर्डेटा देखते हैं तो कॉर्डेटा को कुछ सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे कि कॉर्ड बियरिंग जो होंगे, यानी कि जिनमें बॉडी में सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, तभी हम कहेंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है ये एंडोस्केलेटन ये की तरह काम करता है और लिजी सी बॉडी नहीं रहती है, और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे ये सीधे खड़े हो पाते हैं, और इनकी हम लोग जो सीधे खड़े हो पाते हैं, ये सारे जो एडवांसमेंट मिलती है ये इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से मिलती है, जिसका नाम नोटोकॉर्ड है। तो ये नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के ही रूप में रहे, यानी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के ही रूप में रहती है। तो ये होता है यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में। अब इसमें क्या अंतर है, जब ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पूरी लेंथ में पाया जाए तो ये कंडीशन होती है सिफेलोकॉर्डेटा में, लेकिन कभी कभी केवल टेल रीजन में ही ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तब इसे कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो वर्ड का मतलब ही होता है टेल। जब नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन में पाई गई तो इसे कह दिया यूरोकॉर्डेटा।
जब पूरे में पाई गई तो इसे कहा सिफेलोकॉर्डेटा। और यानी ये दोनों जो डेवलप किए गए हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, जिसे कि मिलाकर क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं इनको। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। यानी कॉर्डेटा के प्रिमिटिव, कॉर्डेटा में रखा तो गया है पर ये कॉर्डेटा ही एकदम से जैसे सारे कॉर्डेट्स हैं, यानी ये इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे एनिमल्स इनमें होते हैं, इनके जैसे एकदम नहीं है। इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो नोट के ही रूप में रह जाती है, तो इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेट कह देते हैं। लेकिन जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाए, नोटोकॉर्ड क्या हो जाए, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस होकर क्या बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम, तो उस ग्रुप को कह देते हैं कॉर्डेटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स का अलग ग्रुप बनाया गया जिनमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के रूप में नहीं रह रही है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल गई है, उस ग्रुप को कहा जाता है वर्टिब्रेटा। और ये जो है ये क्या है, ये कॉर्डेटा में है लेकिन वर्टिब्रेटा में नहीं है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया है और इसको वर्टिब्रेटा कहा गया है। यहाँ नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के रूप में होती है, यहाँ नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुकी होती है। ठीक है। फिर यानी कि जो कॉर्डेटा, ये हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और कॉर्डेटा में आप देखेंगे कि दो सब फाइलम दिख रहे हैं आपको, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, और इनको मिलाकर कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। और एक और सब फाइलम है जो है वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। फिर इसे और आगे इसको डिवाइड किया गया है, तो डिविजन्स बनाए गए हैं, आनेथा और नेथोस्टोमेटा। आनेथा मतलब जब जॉ नहीं प्रेजेंट हो, जब जॉ लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, आ मीन सब्सटेंट, नेथा मतलब जॉ, लैक्स जॉ। नेथोस्टोमेटा मतलब जब जॉ हो और सर्कुलर माउथ हो, तो इसे नेथोस्टोमेटा कहते हैं। यानी जिनमें जॉ है नेथोस्टोमेटा, जिनमें जॉ नहीं है, तो जिसमें जॉ नहीं होता उसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, डिटेल में हम लोग उसे पढ़ेंगे। और जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है वो है नेथोस्टोमेटा। और इन्हें पहले दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, नेथोस्टोमेटा को पिसीज मत्स्य महावर्ग टेट्रापोडा। तो ये पिसीज और टेट्रापोडा, तो पिसीज में सारी फिशेज आती हैं, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉन्ड्रिक थीज में, बोनी फिशेस को ऑस्टिक थीज क्लासेस में रखा गया है। और यहाँ टेट्रापोडा ये जो सुपर क्लास है, इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स आते हैं। और ये टेट्रापोडा है। टेट्रा इसलिए कहा गया, चार, पोडा मतलब पैर, मतलब फोर लिम्स इनमें होते हैं। तो ये सब हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको एक सिंपली मैंने बताया फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कॉर्डेटा में वो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स रखे गए हैं जिनमें नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड से रिप्लेस्ड मॉडिफाइड कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम। तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह ही पाई जाती है, लेकिन केवल टेल रीजन में होती है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है आपका हार्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है आपका एम्फिऑक्सिस। फिर वर्टिब्रेटा आता है, वर्टिब्रेटा को अनेथा और नेथोस्टोमेटा में जॉ होने और ना होने के आधार पर डिवाइड किया गया है। जॉ नहीं है तो अनेथा, जॉ प्रेजेंट है तो नेथोस्टोमेटा। और अनेथा का एक ही क्लास होता है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें मिक्सिन हैगफिश आती है। और यहाँ नेथोस्टोमेटा को फिर से दो सुपर क्लासेस में, पिसीज और टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया है। और पिसीज के दो क्लासेस है, कार्टिलेजिनस फिशेस वाला है कॉन्ड्रिक थीज, बोनी फिशेस वाला है ऑस्टिक थीज। इसी तरह से टेट्रापोडा है जिनमें लिम्स होते हैं, और टेट्रा फोर लिम्स होते हैं। तो एम्फीबिया है, रेप्टाइलिया है, एव्स हैं और मैमल्स हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो यहाँ पर समअप होता है। और आई होप कि आपको मेरा डिस्कशन जो है वो समझ में आया है। यहाँ पर एक टेबल में फिर से दिखाया गया है जो कॉर्डेटा फाइलम है उसमें कैसे कैसे क्लासेस हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसमें तीन सब फाइलम होते हैं। कौन कौन से सब फाइलम है, एक सिफेलोकॉर्डेटा, जब पूरे रीजन में यानी एनिमल की पूरी बॉडी की पूरी लेंथ में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, सिफेलोकॉर्डेटा हो गया। और या फिर उसके केवल टेल रीजन में पाया गया तो यूरोकॉर्डेटा हो गया।
फिर लेकिन नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई तो वर्टिब्रेटा हो गया। इसमें फिर अनेथा आया जिसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, मिक्सिन और लैम्प्रे उसके एग्जाम्पल हैं। फिर एक और क्लास आपको इसमें मिलता है प्लेकोडर्माई, बट ये क्या है, इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए ये वहाँ पर नहीं लिखा था। फिर इसके बाद मत्स्य महावर्ग के दो आए आपके पिसीज सुपर क्लास के, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज, जिसमें से कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज आप देख सकते हैं। एम्फीबिया आया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये टेट्रापोडा में आ गए बिकॉज दे बियर 4 लिम्स। तो ये आपने पेयर्ड लिम्स इनमें होते हैं, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है। फिर आपको ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको बता ही रही थी कि जो ब्लास्टोपोर लिप वाला मैंने आपको बताया कि देखिए जब डिवीजन होता है माइटोट क्लीवेज जिसे कहा जाता है, तो क्लीवेज होने के बाद सेल्स देखिए इस तरह अरेंज हो रही हैं और यहाँ पर एक कैविटी बनी है। इस कैविटी को आर्केंटेरॉन या ब्लास्टोसील कहते हैं और इसी की माउथ ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहते हैं। यही माउथ ओपनिंग ने क्या बना लिया, एनस। तो इस ग्रुप को क्या कह दिया, ड्यूटरोस्टोम कहा। इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल है। लेकिन जब क्या होता है, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है कि ये जो ब्लास्टोपोर ओपनिंग है, मतलब सेल तो देखिए अपना अरेंज हो रही हैं, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और ये रेड कलर से मेसोडर्म को दिखाया गया है। लेकिन इस तरीके से ये अरेंज हो रहे हैं कि माउथ ओपनिंग जो है, ये ब्लास्टोपोर जो है, ब्लास्टोपोर ये माउथ बना रहा है, तो इसे क्या कहा गया, प्रोटोस्टोम कहा गया है। आई होप आपको मेरा डिस्कशन जो है वो समझ में आ रहा होगा। इसमें बड़े अच्छे से बेटा एक चीज़ और समझाई गई है, साइजोसीलिक कंडीशन और एंटेरोसीलिक कंडीशन। तो यहाँ देखिए जो ये मीजोडर्म है, देखिए कैसे डेवलप हो रही है। यहाँ देखिए आप, ये बहुत अच्छा सा डायग्राम था, देख सकते हैं आप कि यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे मीजोडर्म डेवलप हो रही है और यहाँ कैसे मीजोडर्म डेवलप हो रही है। दोनों में मीजोडर्म भी अलग तरीके से डेवलप होती है। इसी को आगे वाले स्ट्रक्चर में बताया गया है कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उसमें साइजोसीलिक कंडीशन होती है, यानी मीजोडर्म जो होती है ये कैसे बन जाती है। देखिए यहाँ पर मीजोडर्म जो है ये अलग तरीके से बन रही है और यहाँ पर मीजोडर्म जो है वो दूसरे तरीके से बन रही है ना। यही चीजें आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप। तो जो ड्यूटरोस्टोम्स हैं वहां पर कैसे बनती है, कैसे बन रही है मीजोडर्म, मीजोडर्म बनती है फोल्ड्स ऑफ आर्केंटरान से। यानी कि जो जब ब्लास्टोसील बन रही है, एक कैविटी जो बन रही होती है, तो उस कैविटी के बनने के दौरान फोल्ड्स बन जाते हैं, तो इससे बनती है। और यहाँ पर क्या होती है, जब कैविटी बन रही होती है तो उसमें स्प्लिट होती है। यहाँ पर क्या होती है, स्प्लिट। इसमें क्या होता है, सॉलिड मासेस ऑफ मेसोडर्म स्प्लिट टू फॉर्म सीलोम। यानी सीलोम यहाँ कैसे बन रही है और यहाँ कैसे बन रही है, इस बेसिस पर इसे अलग अलग बताया गया है। इसको कहा गया है एंट्रोसिलिक कंडीशन, इसे कहा गया है साइजोसिलिक कंडीशन। ये मैं आपको फिर से थोड़ा और समझाती हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए कि ड्यूट्रोस्टोम में जहाँ एंट्रोसिलिक कंडीशन पाई जाती है, यहाँ देखिए आप कि ये जो म्यूजोडर्म है, ये म्यूजोडर्म है वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना ले रही है। ठीक है, यानी कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इसे आप देखेंगे या इसी को फिर से पिछले वाले डायग्राम से रिलेट करते हैं कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो यानी कि फोल्डिंग ऑफ आर्केंट्रान है, यानी फोल्डिंग ऑफ मीजोडर्म से ये बन रही है। यानी ड्यूटरोस्टोम में यहाँ पे आप देखिए मीजोडर्म है, ये फोल्ड होकर के सीलोम बना रही है। यही जो है स्ट्रक्चर है, यही आगे चल के सीलोम बना लेगा। ब्लास्टोसील जो है वो सीलोम में बदल जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट हो करके, टूट करके बनाती है। तो प्रोटोस्टोम में स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से सीलोम बनती है और ड्यूटरोस्टोम जिसमें कि कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा आता है, यहाँ इनफोल्डिंग ऑफ मीजोडर्म से बनती है। तो थोड़ा सा आपको 11th क्लास के लेवल पे लग रहा होगा कि ये थोड़ा-सा हायर है, लेकिन नीट में ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। इतना आप याद रखिए कि जो ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं, उसमें सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो इनफोल्डिंग ऑफ आर्केंट्रॉन से होता है। सिर्फ यही एक डायग्राम भी अगर आपको याद रहता है, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं, यहाँ पर
सीलोम का फॉर्मेशन फोल्डिंग ऑफ ऑर्केंट्रॉन से होता है और यहाँ पर कैसे होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से होता है। ठीक है? तो आई होप आपको मेरा ये डिस्कशन जो है वो समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन थे। नीट में बहुत ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। आई होप कि आप ध्यान से मेरा पेशेंस के साथ वीडियो सुनेंगे और आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।